बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 10 है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है आज हम उसको देखेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट्स हमने देखे थे उसमें हमने ये देखा था कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद थी उसकी अपनी डिटेल पढ़ी। स्टूडेंट्स, आज और आगे जो 2 लेक्चर और होंगे उसके अंदर हम एक्सरसाइजेस को देखेंगे। आज जो पहला हमारा एक्सरसाइजेस का लेक्चर है उसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस देखी थी, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे, उनको शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे, आज स्टूडेंट मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है और आपकी बुक का बेसिकली लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। तो इसके जो हम रिवीजन करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस की करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन करूंगा, उसके बाद उसके मैं आंसर आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का आपने आंसर कैसे लिखना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, एक तो तरीका है कि आप क्वेश्चन के आंसर्स को रट्टा मार लें, लेकिन क्योंकि आपके बुक के 10 चैप्टर्स हैं और 10 के 10 चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रट्टा मारना इम्पॉसिबल बात है। तो इसका मतलब आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। तो जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको ये आइडिया दूंगा कि कैसे आपने क्वेश्चन को समझना है, और कई दफ़ा ये होता है कि आपको क्वेश्चन में से ही आंसर भी मिल जाता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज एन इंटरनेट। स्टूडेंट्स, ये तो बेसिकली आप लोग, क्योंकि तमाम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट को, और हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी देखा था, हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था उसके अंदर भी बात की थी, और फिर चैप्टर नंबर 10 के अंदर तो हमारा नाम ही ये बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट इस चैप्टर का। तो इंटरनेट की डेफिनेशन आपको जो है वो याद होनी चाहिए। बेसिकली इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ आपके माइंड को कि नेटवर्क क्या होता है या इसको कंप्यूटर नेटवर्क क्यों कहते हैं। बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को जब आप आपस में कनेक्ट करते हैं और डाटा को शेयर करते हैं या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ नेटवर्क। तो बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क्स को, एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को जब आपस में आप कनेक्ट करते हैं और डाटा को शेयर करते हैं या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो वी कैन कॉल देम इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का एक नेटवर्क है और किसी दूसरी कंपनी का भी एक नेटवर्क है। अब दोनों नेटवर्क्स अगर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के डाटा को शेयर कर सकते हैं तो हम उसको इंटरनेट का नाम दे सकते हैं। सो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इन विच मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर टू शेयर द डाटा एंड रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, इसके बेसिकली जो नाम है, ये नाम बेसिकली इंटर नेटवर्क है। कंप्लीट इसको हम इंटरनेट इन शॉर्ट कहते हैं। तो इंटर नेटवर्क का ये मतलब है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो अगर आप सिर्फ ये कीवर्ड याद रख लें, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो आपको इंटरनेट की डेफिनेशन जो है वो कभी भी नहीं भूलेगी। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। जब भी आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ARPANET? द इंटरनेट वॉज ब्रॉट ऑनलाइन इन 1969 बाय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगर आपने लेक्चर्स के अंदर जो हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी इंटरनेट की, उसके हमने ये देखा था कि इंटरनेट का जो नाम हम यूज़ करते हैं आजकल, उससे पहले इसको ARPANET कहते थे। ARPANET क्यों कहते थे? ये एक US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का प्रोजेक्ट था, उसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उसने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 जो नोड्स थे वो आपस में कनेक्ट होते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के 4 नोड्स जो आपस में कनेक्ट होते थे। उसकी डिटेल के लिए आप वो लेक्चर जो वो देख सकते हैं, उसके अंदर डिटेल लिखी हुई थी वो। उसके बाद उसी को इन शॉर्ट जो इन फ्यूचर जो नाम दिया गया 1969 के अंदर इंटरनेट का, और ब्रॉड उसको ऑनलाइन, मीन वो तमाम जो नोड्स थे उनको ऑनलाइन जो है वो किया गया और वो चारों के चारों नोड्स आपस में डाटा को शेयर करते थे। तो बेसिकली ARPANET आपके इंटरनेट से पहले यूज होता था। ARPANET से ही इंटरनेट जो वो ड्राइव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज व्हाट इज NSF नेटवर्क, या इसको नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क भी कहते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन जॉइंड द ARPA प्रोजेक्ट। बेसिकली ये था कि ARPANET जो प्रोजेक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज होता था। स्टूडेंट्स, नेशनल साइंस फाउंडेशन के ज्वाइन करने से पहले इस प्रोजेक्ट को जितना भी इंटरनेट यूज होता है वो सिर्फ मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज होता था। उसको आम पर्सन जो है वो यूज नहीं कर सकता था। लेकिन नेशनल साइंस फाउंडेशन ने जब ARPANET को ज्वाइन किया तो NSF एस्टैब्लिश देयर ओन नेटवर्क टू कनेक्ट 5 सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स। These centers were available to researchers also। तो जो NSF नेट या नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क था उसने ये मेक श्योर किया कि जो आम पब्लिक है वो भी इंटरनेट को यूज़ कर सके। उसके लिए उसने 5 सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स बनाए और फिर उनको आपस में लिंक किया, और जो यूनिवर्सिटीज़ के या एकेडमिक के रिसर्चर्स थे
उन्होंने उससे फिर इस्तिफादा हासिल करना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है वो उसका नेटवर्क यूज़ होता था। तो ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले ARPANET, उसके बाद फिर हम नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क की हम बात करते हैं, और फिर उसको जो इन फ्यूचर है वो इंटरनेट का नाम दिया गया। अब देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं और उनके आंसर्स हम किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज एन ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अ कंपनी विच प्रोवाइड्स द इंटरनेट सर्विसेज। स्टूडेंट्स, अब बेसिकली ISP की पहले तो आपको एब्रिविएशन का पता होना चाहिए कि ISP से बनता क्या है। I स्टैंड्स फॉर इंटरनेट, S स्टैंड्स फॉर सर्विस एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोवाइडर। स्टूडेंट्स, आप लोग घरों के अंदर इंटरनेट यूज लाजमी करते होंगे, तो आपने किसी ना किसी कंपनी से इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल वो PTCL भी हो सकती है, वो आपकी जोंग भी हो सकती है, और कोई और भी कंपनी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपकी जो PTCL है, जोंग कंपनी है, या कोई और कंपनी जिससे आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, वो इनफैक्ट ISP कहलाती है। उसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, क्योंकि वो कंपनी आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उसके बगैर आप इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह याद रखिएगा कि ISP क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स यू मस्ट नो कि ISP स्टैंड्स फॉर व्हाट और ये किस काम के लिए यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम जब भी हमने इंटरनेट यूज करना है, हमने जिस ISP से कनेक्शन लिए हुए हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जब उससे कनेक्ट होते हैं उसके बाद वो ISPs कुछ रीजनल ISPs होते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, और फिर रीजनल ISPs कुछ ग्लोबल ISPs होते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। और जो ग्लोबल ISPs आपके स्टूडेंट होते हैं वो तमाम ISPs आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसी तरह आप क्या करते हैं, आप जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपने दुनिया के किसी भी कोने में भेजनी है, तो ग्लोबल ISPs के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कंप्यूटर पे जो पहुंच सकती है इजीली। और स्टूडेंट उसके लिए जो नेटवर्क यूज़ होता है और जो उसके लिए केबलिंग यूज़ होती है वो सबमरीन केबल्स यूज़ होती हैं। ये तमाम चीज़ें हम लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि सबमरीन केबल्स यूज़ होती हैं और वो अंडर द ओशियंस होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि ISP जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो एक कंपनी का नाम है, और ऐसी कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये याद रखिएगा। अब डिफरेंट ISPs आपके पास मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने PTCL का नाम आपको बता दिया, जोंग का नाम बता दिया, और भी कंपनीज मौजूद हैं जो ISP की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ T1 line and normal phone lines? T1 is a special phone line that can handle approximately 1.5 million bits per second, while normal phone line can handle approximately 30,000 to 50,000 bits per second. Since ये दो टेलीफोन लाइन्स है उसमें डिफरेंस है। एक T1 लाइन होती है और एक आपकी नॉर्मल फोन लाइन्स है। जो नॉर्मल फोन लाइन्स है उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो 30,000 टू 50,000 बिट्स पर सेकंड वो जो ट्रांसमिट कर सकती हैं। लेकिन आपकी जो T1 लाइन्स होती हैं उनके अंदर ये वो हैंडल कर सकती हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन बिट्स पर सेकंड। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है कि T1 लाइन्स आपकी एज कम्पेयर टू नॉर्मल फोन लाइन्स के एक्सपेंसिव होती हैं। यू हैव टू पे मोर। लेकिन अगर आप पे कर सकते हैं तो फिर आप T1 लाइन्स को यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर आपको डाटा रेट जो है वो ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल फोन लाइन्स के। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज एन IP एड्रेस। सो नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी, आपके MCQs के अंदर भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर भी IP एड्रेस के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा कि IP एड्रेस होता क्या है। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को भी थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके माइंड को कि रूल्स एंड रेगुलेशन बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम्स, कि दो सिस्टम्स हैं, अगर आप उसमें कम्युनिकेशन करनी है तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर लेते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर जो प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है उसको हम IP का नाम देते हैं, उसको हम IP प्रोटोकॉल भी कहते हैं। और IP एड्रेस बेसिकली आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसको अगर आपने कंप्लीट देखना है तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहलाता है। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव अ यूनिक एड्रेस। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज एन IP एड्रेस। इट मीन्स कि ये एड्रेस की बात की गई, यहाँ पे IP प्रोटोकॉल की डिटेल आपसे नहीं पूछी, यहाँ पे एड्रेस की डिटेल पूछी गई है। तो पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस एरिया से आपका जो क्वेश्चन है वो लिया गया है, और इसके अंदर जो एड्रेस है वो किस चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। और फ्रेंड्स इसकी एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप लोग घरों में रहते हैं, आप लोगों का भी एक एड्रेस है। आप जब भी किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो अपना नेम लिखते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं और अपना एड्रेस भी देते हैं। एड्रेस के बगैर आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपसे करस्पॉन्डेंस जो है वो एड्रेस के थ्रू ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होती।
तो हर जो स्टूडेंट है, हर जो पर्सन है, उसका कोई ना कोई एड्रेस लाजमी होता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह इंटरनेट के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपकी यूज़ हो रही हैं, जो इंटरनेट के ऊपर आपस में डाटा शेयर कर रही हैं, उन तमाम डिवाइसेस का कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होता है। उस एड्रेस को हम आईपी एड्रेस का नाम देते हैं। इसकी डिटेल में क्योंकि मैं लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुका हूँ, तो इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिर्फ ये आप याद रखिए कि जो भी आपकी डिवाइस इंटरनेट के ऊपर यूज़ हो रही है, उस डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होगा, दैट कैन बी कॉल्ड एज आईपी एड्रेस। हर डिवाइस का एड्रेस लाजमी होगा। विदाउट आईपी एड्रेस कोई भी डिवाइस इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। ये चीज़ याद रखिएगा। आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। अब आईपी एड्रेस होता कैसे? ये 32 बिट्स का होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो मशीन्स हैं वो बिट्स की शक्ल में डाटा को जो है वो प्रोसेस करती हैं, और बिट्स आपकी या तो 0 होगी या 1 होगी। तो बेसिकली यहाँ पे भी 32 बिट्स का लिखा है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग जब देखते हैं आईपी एड्रेस को, तो हम उसको डेसिमल फॉर्म के अंदर देखते हैं। तो बाइनरी के अंदर से डेसिमल में हम कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। ये बेसिकली 32 बिट का होता है। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, मैं आईपी वर्जन 4 की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मार्केट के अंदर आईपी वर्जन 6 भी मौजूद है, लेकिन वर्जन 4 की हम बात करें क्योंकि वो ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है। तो आईपी वर्जन 4 जो है वो आपका 32 बिट का, ये याद रखिएगा। अब उसको हमने कैसे लिखते हैं और कैसे उसको हम सेपरेट करते हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स, हम इसको ऑक्टेट की शक्ल में लिखते हैं। ऑक्टेट इज 8 बिट्स। these are 8 bits, these are 8 bits, 8 bits and 8 bits। इसको हम सेपरेट करते हैं डॉट के साथ। तो ये 8 बिट का आपका जो कॉम्बिनेशन होता है, ये 8 जीरोस हैं, 8 जीरो से लेके आपके 8 वंस तक ये चलता है टोटल, और इसके दरमियान डिफरेंट 0 और 1 के कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। जो वैल्यूज आपकी डेसिमल के अंदर हो सकती हैं इस एक ऑक्टेट के अंदर, वो 0 से लेके 255 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया गया? सिंपल एक फॉर्मूला है। ये 8 बिट्स है, तो आपकी 0 और 1 फॉर्म है, तो आप इसको देखें 2 की पावर 8, दैट इज 256। अब 256 को अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 से आप 255 तक ही जाएंगे। तो इसका ये मतलब कि आपके पास जो ऑल टुगेदर अवेलेबिलिटी है वो 255 वैल्यू तक अवेलेबल है, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये बात याद रखिएगा। एक टिप भी आपके लिए कि किसी भी ऑक्टेट, आईपी एड्रेस के किसी भी ऑक्टेट में अगर डेसिमल वैल्यू में आप 255 से ज्यादा वैल्यू देखते हो तो वो आईपी एड्रेस गलत होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दी कि हमारे पास 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं, और 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में आप देखें 2 की पावर 8 करें तो 256 बनता है। तो 256 हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो ऑल टुगेदर वो 255 पे अगर एंड कर देते हैं तो ऑल टुगेदर ये 256 ही वैल्यूज बनती हैं। तो याद रखिएगा, अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि 255 से एक्सीड वैल्यू कभी भी नहीं करेगी किसी भी ऑक्टेट के अंदर। तो ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आईपी एड्रेस के बारे में। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये आपके एमसीक्यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आ सकता है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, इवन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, और आपके सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो आईपी एड्रेस के बारे में अच्छी तरह समझिएगा और उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डीएनएस एड्रेसिंग। अभी हमने इंटरनेट के ऊपर आईपी एड्रेसेस की बात की, अब एक और एड्रेस की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीएनएस एड्रेसिंग, जिसको हम डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सिस्टम एड्रेसिंग का नाम भी देते हैं। द ह्यूमन रीडेबल नेम्स असाइन टू ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। सर, अब क्यों डीएनएस एड्रेसिंग को यूज किया जाए जब हमारे पास एक एड्रेस मौजूद है? सर, उसकी वजह ये है, आपको सिंपल एक एग्जांपल रियल टाइम पहले लेते हैं, फिर मैं इस तरफ वापस आता हूँ कि आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपके नाम के साथ आपको एक आईडी नंबर भी इशू होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके कोलीग्स हैं या आपके टीचर्स हैं, वो उनको कहा जाए कि आपने उस स्पेसिफिक स्टूडेंट को सिर्फ आईडी नंबर से पुकारना है, तो स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि पॉसिबल ना हो, क्योंकि आईडी नंबर्स जो नंबर्स हैं उनको याद रखना जरा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू नाम को याद रखना। ह्यूमन नेम्स जो होते हैं उनको याद रखना ज्यादा ईजी है। स्टूडेंट्स, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, क्योंकि आईपी एड्रेस के अंदर हम नंबर्स को यूज करते हैं। तो किसी भी जो मशीन है, किसी भी कंप्यूटर है, उसका जो नंबर है उसको याद रखना मुश्किल होता है। उसकी वजह हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन रीडेबल नेम्स यूज कर लेते हैं। ह्यूमन रीडेबल नेम्स याद रखना ज्यादा आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं hotmail.com है, आप कह सकते हैं google.com है, दीज आर नेम्स। अब google.com या hotmail.com, इनका कोई ना कोई आईपी एड्रेस भी होगा। अगर आप उस आईपी एड्रेस को यूज करेंगे तब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन ह्यूमन रीडेबल नेम्स अगर आप यूज करेंगे तो वो इजीली आप याद रख सकते हैं। हो सकता है आपको google.com का आईपी एड्रेस याद ना हो सके, लेकिन google.com आपको इजीली याद हो जाता है, hotmail.com आपको इजीली याद हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि डीएनएस एड्रेसिंग के अंदर ह्यूमन रीडेबल नेम्स को यूज किया जाता है एज कंपेयर टू एड्रेसिंग को। सो इसके दो पार्ट्स होते हैं। डीएनएस हैज टू पार्ट्स, अ होस्ट नेम
जिसको हम सर्वर का नाम भी देते हैं, और एंड टॉप लेवल डोमेन नेम। ये एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किया www.google.com। वर्ल्ड वाइड वेब की बात अभी मैं आगे जाके करूंगा। यहाँ पे जो हमारे पास होस्ट नेम है दैट इज गूगल, और जो हमारे पास टॉप लेवल डोमेन है दैट इज .com। सो .com के बारे में आप ये कमर्शियल साइट्स के बारे में होता है। इसके साथ अलावा आपको यहाँ पे .edu भी लिखा हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे .gov भी लिखा नजर आ सकता है, जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, edu एजुकेशनल साइट्स होती हैं। तो ये डिफरेंट आपके, इनको हम टॉप लेवल डोमेन्स का नाम देते हैं। तो ये बस याद रखिए, दीज आर टॉप लेवल डोमेन्स, दिस इज होस्ट नेम, दिस इज टॉप लेवल डोमेन नेम। तो स्टूडेंट्स ये थी डीएनएस एड्रेसिंग के बारे में बात। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड डीएनएस एड्रेस। तो याद रखिएगा, आईपी एड्रेस के अंदर आप नंबर्स को यूज करते हैं, डीएनएस एड्रेसिंग के अंदर आप ह्यूमन रीडेबल नेम्स को यूज करते हैं, उसमें नंबर्स आप यूज नहीं करते। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि हमारे पास आगे और कौन कौन से क्वेश्चंस मौजूद हैं और उनके आंसर आप किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। स्टूडेंट्स आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आप वेब ब्राउजर को भी यूज करते होंगे। हो सकता है आपको ये ना पता हो कि ये जो चीज है ये वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर सिंपल, इट इज सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेब पेजेस। आप जब इंटरनेट यूज करते हैं, वेब पेजेस को ओपन करने के लिए आप जो भी सॉफ्टवेयर ओपन यूज करते हैं उसको हम वेब ब्राउजर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ ये बात याद रखिएगा, जिस जगह पे भी आपको वेब की लिखा हुआ नजर आए वर्ड, आप ये समझ लें कि वो इंटरनेट से रिलेटेड ही बात हो रही है। तो वेब ब्राउजर बेसिकली आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू आप वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर मौजूद है तो आप उसको यूज करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। आपका जो गूगल क्रोम है उसको आप यूज करते हैं, आप मोजिला फायरफॉक्स को यूज करते हैं, वो भी आपका वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर आपका वो सॉफ्टवेयर होता है, ये भी याद रखिएगा, वो सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वेब पेजेस को देख सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? www। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस। सो बेसिकली जब भी आप कोई भी एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस बार के अंदर जब आपने कोई वेब ब्राउजर ओपन किया और एड्रेस बार के अंदर आपने कोई भी एड्रेस लिखा, तो आप सबसे पहले लिखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, www डॉट, और जो भी आगे आपने एड्रेस लिखना है वो लिखते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली है क्या चीज? फ्रेंड्स बेसिकली दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर जो है वो सेव हो चुके हैं एक जगह पे। आप जब भी किसी स्पेसिफिक पेज को ओपन करना चाहते हैं, आपको स्पेसिफिक पेज वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जो है वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस। और ये किस प्रोटोकॉल को इस काम के लिए यूज करता है? दैट इज कॉल्ड HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और स्टूडेंट्स जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो आप अगर एड्रेस बार के ऊपर देखें, जो आपका वेब ब्राउजर है उसकी एड्रेस बार पे देखें, तो आपको सबसे पहले HTTP लिखा हुआ नजर आता है। तो HTTP बेसिकली वही प्रोटोकॉल है जो किसी भी वेब पेज को आपके वेब ब्राउजर के ऊपर जो है वो शो करता है। तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि आपका वो प्रोटोकॉल जो आपके जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपके स्क्रीन के ऊपर शो करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज HTML? Hypertext Markup Language. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a language used to develop web pages. अब स्टूडेंट्स HTTP के थ्रू जो भी पेजेस आपके स्क्रीन पे ओपन होते हैं वो पेजेस किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें से हमारे पास एक लैंग्वेज मौजूद है दैट इज कॉल्ड HTML। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस मौजूद हैं, लेकिन आपके यहाँ पे जो मेंशन किया गया वो HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कि आपको जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उनको डिजाइन करने के लिए हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करते हैं, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को फिर आप HTTP जो प्रोटोकॉल है वो आपकी जो स्क्रीन के ऊपर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वेब पेज एंड वेब साइट? अब स्टूडेंट्स इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेब साइट। अब दोनों के अंदर आपके दोनों का वर्ड वेब का यूज हो रहा है, लेकिन एक पेज है और एक साइट है, इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। इन HTML पेज इज कॉल्ड वेब पेज। स्टूडेंट्स जो भी आप एक पेज अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आप उस स्पेसिफिक पेज को कह सकते हैं दिस इज अ वेब पेज, लेकिन एंड अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर उसके 10 पेजेस मौजूद हैं, तो आप 10 पेजेस को ऑल टुगेदर कहेंगे दैट कैन बी अ वेब साइट। आप उसको वेब साइट का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब कॉलेज की साइट को ओपन करते हैं www.pgc.edu.pk,
जो पहला पेज आपको नजर आएगा, अगर आपको एक सिंगल पेज नजर आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं दिस इज अ वेब पेज, कि वो वेब पेज है। लेकिन आप उसके ऊपर आपको डिफरेंट लिंक्स मौजूद होंगे, आप उनको क्लिक करेंगे, नए पेजेस ओपन होंगे, उसके बाद नए पेजेस, और इस तरह ये काम चलता रहेगा। आप जितने पेजेस ओपन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 to 20 पेजेस एट अ टाइम ओपन किए हुए हैं, तो आप ऑल टुगेदर कह सकते हैं कि ये तमाम पेजेस मिलके एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा, वेब पेज आप एक सिंगल पेज को कहते हैं, और रिलेटेड जो वेब पेजेस होते हैं उनको ऑल टुगेदर आप अगर कहना चाहते हो आप वेबसाइट का नाम देते हैं। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सर्च इंजन? अ वेबसाइट विच हेल्प्स टू यूजर टू सर्च वेबसाइट्स। और स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जब आप यूज करते हैं, इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट जब आप यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स होता ही है कई दफ़ा हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके बारे में हमें डिटेल नहीं पता कि उसकी वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, उनके नाम हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो PhD करवा रही हैं। अब स्टूडेंट्स, उसके लिए मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है, उनकी वेबसाइट्स के एड्रेस मुझे नहीं पता, ना तो उनके DNS एड्रेस पता है, ना उनके IP एड्रेसेस पता है। तो स्टूडेंट्स, मैं कैसे फाइंड करूंगा? स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्च इंजन यूज़ करूंगा, जिस तरह आप लोग यूज़ कर देंगे मोस्टली केसेस में। आपका जो google.com है, दैट इज़ अ सर्च इंजन, आप उसको यूज़ करते हैं। आप उसके अंदर लिखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, विच जो कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान प्लस आप कहते हैं कंप्यूटर साइंस। अब जब आप एंटर करते हैं तो स्टूडेंट्स, आपको जो स्क्रीन के ऊपर तो वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स जो है वो मिल जाते हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर PhD करवाई जा रही है। स्टूडेंट्स, बेसिकली सर्च इंजन के थ्रू आप जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, आप वो इंफॉर्मेशन ईजिली फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आपको तमाम वेबसाइट्स के एड्रेस याद भी नहीं हो सकते, इसलिए ये सर्च इंजन्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है इंटरनेट से, आप सर्च इंजन के अंदर उसका स्पेसिफिक कीवर्ड लिखते हैं और वो आपको उसके रिलेटेड जो आंसर्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, और आप फिर उस स्पेसिफिक वेबसाइट को ओपन करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारे पास आज के जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज DHCP? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल is used to assign IP addresses dynamically to the computer. अब फ्रेंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट चीज ये भी प्रोटोकॉल है कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या काम करता है कि IP एड्रेसेस असाइन करता है आपके कंप्यूटर्स को, बट डायनामिकली। ये डायनामिकली का वर्ड आप याद रखिएगा, DHCP का भी पहला कीवर्ड, पहला जो लेटर है वो D ही है, मीन डायनामिक। डायनामिक का वर्ड आपने याद रखना है, तो आगे आप इसको इजीली जो डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, बेसिकली किसी भी मशीन को, अभी हमने बात की कि इंटरनेट के ऊपर तमाम जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनको कोई ना कोई IP एड्रेस लाजमी असाइन किया जाता है। और स्टूडेंट्स, उसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक है स्टैटिकली, कि हम मैनुअली उसको असाइन करें, मीन अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है तो खुद से IP एड्रेस मशीन को देगा। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम डायनेमिकली असाइन करें, कि हम खुद से असाइन नहीं करेंगे, हम एक प्रोटोकॉल रन कर देंगे। उस प्रोटोकॉल के थ्रू उस मशीन को, जब भी वो मशीन नेटवर्क पे आएगी, उस मशीन को कोई ना कोई IP एड्रेस जो असाइन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है? वो आपका DHCP प्रोटोकॉल है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोग घरों में जब इंटरनेट यूज़ करते होंगे, आप इंटरनेट की डिवाइस को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से या डेस्कटॉप कंप्यूटर से जब अटैच करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है, आपकी जो डिवाइस है वो आपके ISP से कनेक्ट होती है, और ISP के DHCP जो सर्वर मशीन होगी उससे कनेक्ट होगी। और सबसे पहले आपकी मशीन को, आपके कंप्यूटर को एक IP एड्रेस असाइन किया जाएगा, जो कि DHCP प्रोटोकॉल के थ्रू असाइन किया जाता है। वो IP एड्रेस तब तक आपके कंप्यूटर का रहेगा जब तक आप कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट नहीं कर देते। जब से ही आप डिस्कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर को, तो वो IP एड्रेस किसी और मशीन को असाइन हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आप कनेक्ट करेंगे तो आपको भी कोई IP एड्रेस और असाइन हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिकली, कि वही IP एड्रेस जो है वो एक वक्त में आपको दिया जा रहा है, नेक्स्ट टाइम वो किसी और को दिया जा रहा है। तो इस तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डायनामिकली IP एड्रेसेस असाइन करने के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने जो हमारे लेक्चर्स थे उसके बारे में देखा, उससे हमने ये देखा कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस राइज होते हैं वो कौन कौन से, और उन शॉर्ट क्वेश्चंस का हमने आंसर देखा कि कैसे हम उसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, दो तीन चीज़ इसमें याद रखिएगा। एक चीज़ तो ये कि डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह जेहन में बिठा के रखिएगा, उनके कीवर्ड्स आप जेहन में रखें। कीवर्ड्स अगर आपके जेहन में होंगे तो आप इजीली जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को बताया कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको अच्छी तरह याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।